जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो हमारी वीडियो है वो अकाउंट्स की बेसिक टर्म के बारे में है। इससे पहले भी अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में 6 वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 के नाम से। और ये पार्ट 7 है अभी अकाउंट की बेसिक टर्म का। अभी तक हम 6 वीडियो में टोटल 19 बेसिक टर्म को कवर कर चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम 2 बेसिक टर्म को कवर करने वाले हैं, जिसमें रहेगा स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड और दूसरा रहेगा इन्वेंट्री। इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी आपको ये दोनों बेसिक टर्म समझाऊंगा स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में। तो इसमें मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वीडियो के अंत में दूंगा, जिनके आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अभी तक जो हमने 19 बेसिक टर्म कवर की हैं उसमें हमने कवर किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इवेंट को, अकाउंट्स को, कैपिटल को, ड्राइंग को, लायबिलिटीज को, एसेट्स को, रिसीप्ट्स को, एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू को, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, एक्सपेंसेस को, लॉस को, परचेज को, परचेज रिटर्न को, सेल्स को और सेल्स रिटर्न को। ये टोटल हमने अभी तक 19 बेसिक टर्म कवर की हैं और इस वीडियो में मैंने अभी आपको बताया 2 बेसिक टर्म हम कवर करने जा रहे हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है 20th जो नंबर की है वो है स्टॉक। स्टॉक को हम स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही मतलब है, इसके 2 अलग अलग नाम हैं। स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक का मतलब होता है कि एक ट्रेडिंग कंसर्न यदि अपने पास किसी सामान को परचेज करती है रीसेल के पर्पस से और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसके पास उस परचेज किए हुए सामान में से कुछ सामान बच जाता है, तो बचा हुआ जो सामान है उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे कुछ सामान परचेज किया और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा उसमें से कुछ सामान बिक गया और कुछ सामान नहीं बिका, तो जो सामान नहीं बिका वो हमारा स्टॉक है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए किसी की एक कंपनी है, वो कपड़ा परचेज करती है और कपड़े परचेज करने के बाद उस कपड़े को सेल कर देती है। तो टोटल मान लीजिए किसी अकाउंटिंग ईयर में उसने टोटल 10,000 मीटर कपड़ा परचेज किया, जिसमें से 9,500 मीटर कपड़ा उसने एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष के अंत तक उसने 9,500 मीटर कपड़ा बेच दिया। तो जो बचा हुआ 500 मीटर कपड़ा है उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, जितने भी रुपए का वो है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वैल्यू के रूप में, और क्वांटिटी के रूप में हमारा 500 मीटर जो कपड़ा बचा हुआ है वो हमारा स्टॉक है। फर्दर हम इस स्टॉक को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक को समझते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास सामान बचा हुआ है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि वो एंड में बचा हुआ है इसलिए वो क्लोजिंग है। और यही वाला स्टॉक अगले साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का। तो 31 मार्च 2025 को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा 1 अप्रैल 2025 को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, जिनकी वैल्यू सेम रहेगी। और ये जो स्टॉक होता है इसको हम हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड में, करंट एसेट्स के रूप में। तो 31 मार्च 2025 जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड में हम जितना भी रुपए का हमारा जो ये स्टॉक रहेगा
उसको हम क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक के नाम से या फिर स्टॉक इन ट्रेड के नाम से अपनी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। दूसरी जो हमारी बेसिक टर्म है वो है इन्वेंट्री। कई बार बच्चों को ये लगता है कि स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, बस इसके ये दो नाम हैं। नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि न्यूमेरिकल में तो जैसे हमारे क्वेश्चन में स्टॉक लिखा हुआ आता है, कभी कभी इन्वेंट्री लिखा हुआ आता है, तो हम जो भी लिखा हुआ आता है वही लिख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दोनों का एक ही मतलब है, इनके बस केवल ये दो नाम हैं, पर ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री शब्द यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, मतलब एक ऐसे व्यापार में या एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर हम बना बनाया सामान परचेज करके बना बनाया सामान बेचते नहीं है, बल्कि सामान को हम खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा सामान बचा हुआ हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है और वही स्टॉक फिर अगले साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो हमारा है स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल, ये बोलेंगे स्टॉक की बजाय इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। कच्चे माल का स्टॉक, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करेगा वो कोई ना कोई और सामान परचेज करेगा जिसकी सहायता से वो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, इसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश स्टॉक भी बोल सकते हैं, या पार्टली फिनिश गुड्स या फिर पार्टली फिनिश स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। मतलब जो अभी तक कंप्लीट नहीं बना है और ना ही वो बिल्कुल पूरी तरह से कच्चा माल है, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस शुरू हो चुकी है, कुछ प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ प्रोसेस उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो रहेगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर बोल सकते हैं इन्वेंट्री ऑफ द पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हैं इन्वेंट्री ऑफ द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर गुड्स। और तीसरी हमारी इन्वेंट्री रहेगी इसमें फिनिश गुड्स की, जो हमारा सामान पूरी तरह से बन चुका है, फिनिश हो चुका है, कंप्लीट बन चुका है, वो हमारा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रहेगी। और चौथी रहेगी, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी कुछ प्रोडक्ट खुद बनाती हैं और कुछ बना बनाया परचेज कर लेती हैं, ये दोनों तरह का मान लो काम करती हैं, तो जो बना बनाया परचेज करेंगे उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड या फिर इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड और स्टॉक एक ही बात है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया हो। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक कपड़े का, एक कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का काम करता है, वो कपड़ा बनाकर बेचता है। तो कपड़ा बनाने के लिए उसको कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, रुई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो उसने रुई परचेज की है, जितने भी टन रुई परचेज किए, एट द एंड ऑफ द ईयर जितने टन रुई हमारी कपड़ा बनाने में यूज हो चुकी है, वो हमारी यूज हो चुकी है, उसका तो एक रोल ख़त्म हो गया। और जितने टन रुई हमारी अभी यूज नहीं हुई है, जो हमारी बची हुई है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो हमारा है इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। कच्चे माल का वो हमारा इन्वेंट्री है, उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे, स्टॉक नहीं बोलेंगे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से जान रहे हैं। दूसरा हमारा हुआ इन्वेंट्री ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। मान लीजिए कुछ सामान अभी जो हम बना रहे हैं उसमें उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई, कुछ प्रोसेस अभी पेंडिंग है, कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, या फिर पार्टली फिनिश प्रोडक्ट या गुड्स, या फिर सेमी फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट। तो उसमें अगर हमारा सामान बचा हुआ है, मतलब जितना अभी कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना उसका बाकी है, तो जो बाकी है वो हमारा इन्वेंट्री ऑफ द पार्टली फिनिश गुड्स या फिर इन्वेंट्री ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस या WIP कहलाएगा शॉर्टकट में। और तीसरा हमारा है जो कंप्लीट हम काम कर चुके हैं,
यानी कि हमारा कपड़ा बन के तैयार हो गया है और अभी मान लो वो बिका नहीं है, टोटल अभी बन के तैयार हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स। वो फिनिश गुड्स की हमारी इन्वेंट्री है, क्योंकि हमने उसको पूरा कंप्लीट बना लिया है, तो वो हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। और फोर्थ, यदि हम बना बनाया कपड़ा परचेज खुद कर लेते हैं, हम बना भी रहे हैं और बना बनाया मान लो परचेज भी करते हैं, एक क्वालिटी एक तरह का कपड़ा मान लो हम खुद बनाते हैं और दूसरी तरह का कपड़ा हम बना बनाया परचेज करते हैं, तो जो हम बना बनाया परचेज कर रहे हैं उसको बोल लेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड। अब मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन का, कि क्लोजिंग स्टॉक या फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे करें कि वो कितने रुपए का है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है 3-4 बातों पे। मैं आपको बात बता रहा हूँ कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिनमें हम कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने में। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने में हमसे गलती हो सकती है यदि हम ये 3-4 बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहली बात, गुड्स सोल्ड बट अनडिलीवर्ड। मान लीजिए हमने सामान बेच दिया परंतु अभी तक वो डिलीवर हमने नहीं किया, मतलब सामने वाले के पास हमने नहीं पहुंचाया या वो लेके नहीं गया, अभी वो हमारे पास ही रखा हुआ है, तो हमें इसको क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं करना, क्योंकि वो माल हमारा बिक चुका है। वो हमें अपने पास रखा हुआ दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये भी तो माल हमारा बच गया, बट एक्चुअल में वो बचा नहीं, वो तो बिक चुका है, वो सामने वाला लेके ही तो नहीं गया उसको, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। दूसरी बात, गुड्स हमने परचेज कर लिया और हमने उसको रिसीव भी कर लिया, परंतु हमने अभी तक उसको अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मान लीजिए हमारे पास सामान भी आ चुका, हमने उसको परचेज कर लिया और हमने उसको रिसीव भी कर लिया, हमारे पास ही है वो सामान, परंतु अभी तक उसको हमने परचेज बुक में नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में अभी तक वो ट्रांजैक्शन मानी नहीं जाएगी क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक, तो भी हम इसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त शामिल नहीं करेंगे। भले ही वो हमें फिजिकल रूप से अपने पास रखा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में अभी तक उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। वो फिजिकली रूप से हमारे पास आ चुका है, हमने परचेज भी कर लिया है, बट अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इस वजह से हम इसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। और तीसरी बात, गुड्स हमने मान लो बेच दिया सेल और रिटर्न बेस पे, कि पसंद आए तो रख लेगा, नहीं पसंद आए तो वापस आ जाएगा, हमने इस शर्त पर अगर कोई सामान बेचा है तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करेंगे। भले ही वो सामान हमारे पास से चला गया, हम बेच चुके हैं, वो सामान हमको दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हमने उसको बेचा है सेल और रिटर्न बेस पे, तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला उस सामान को हमें वापस ही करेगा, मतलब अपनी साइड से नेगेटिव सोच के चलते हैं हम इस बात के लिए कि सामने वाला अगर हमें वो सामान वापस कर देगा तो वो सामान तो हमारे पास ही रह जाएगा ना, तो इसलिए हम उसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते वक्त शामिल करेंगे। भले ही वो हमें फिजिकल रूप से अपने पास दिखाई नहीं दे रहा, वो बिक चुका है, परंतु वो सेल और रिटर्न बेस पे बिका है, सामने वाला उसको अपने पास ले जा भी चुका, हमारे पास नहीं है, वो फिजिकली रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हम फिर भी उसको शामिल करेंगे। और चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है गुड्स सेंड टू द एजेंट्स फॉर सेल। यदि हम कोई सामान एजेंट्स को बेच देते हैं सेल करने के लिए, भेज देते हैं सेल करने के लिए एजेंट्स के पास, तो भी हम ऐसा ही मानेंगे कि एजेंट के पास अभी वो सामान बिका नहीं है और उसी के पास रखा हुआ है, तो इसलिए इस सामान को भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते वक्त अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करेंगे। तो मैंने जो शुरू किया आपको 2 बातें बताई, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। हमने माल बेच दिया परंतु अनडिलीवर है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। हमने सामान खरीद लिया, रिसीव भी कर लिया, परंतु उसको परचेज बुक में हमने नहीं लिखा अभी तक, इसलिए उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। हमने सामान बेच दिया, सेल और रिटर्न बेस पे बेचा है, तो भले ही वो सामान हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हम उसको
अपने स्टॉक की वैल्यू करते वक्त शामिल करेंगे। हमने सामान एजेंट के पास सेंड कर दिया बेचने के लिए, तो तब तक जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती सामान पक्का बिकने की, तब तक हम इस सामान को भी अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते वक्त क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करेंगे। एक बात जो हमें और ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते वक्त हमें उसकी जो वैल्यू लिखनी है बैलेंस शीट में, वो मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो वैल्यू हमें लिखनी है। स्टॉक की वैल्यू के लिए हमेशा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी इनमें से कम होगा वो लिखा जाएगा। इसको भी हम बैलेंस शीट के एसेट्स में ही लिखते हैं, इन्वेंट्री के नाम से लिखते हैं इसको, और जो मैंने ट्रेडिंग वाले को बताया था उसमें हम स्टॉक के नाम से या फिर स्टॉक इन ट्रेड के नाम से लिखते हैं। अब इन दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूँ, स्टॉक और या स्टॉक इन ट्रेड को या फिर इन्वेंट्री, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में मेन अंतर यही है कि स्टॉक शब्द जो यूज होता है वो ट्रेडिंग कंसर्न में यूज होता है, और इन्वेंट्री शब्द जो यूज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यूज होता है। एक अंतर ये भी बता सकते हैं कि जो स्टॉक शब्द है उसका जो स्कोप है वो सीमित है, मतलब क्षेत्र उसका सीमित है, परंतु जो इन्वेंट्री है उसका क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि हम इन्वेंट्री में इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल को भी शामिल करते हैं, इन्वेंट्री ऑफ द WIP को भी शामिल करते हैं, इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स को भी शामिल करते हैं, और इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड को भी शामिल करते हैं। मतलब इन्वेंट्री के अंदर तो स्टॉक भी शामिल है, परंतु स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री शामिल नहीं है। तो इसलिए इन्वेंट्री एक व्यापक शब्द है, इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा है, जबकि स्टॉक का जो क्षेत्र है वो सीमित है, छोटा है। वो केवल ट्रेडिंग कंसर्न में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में उसको हम यूज नहीं करते। मैंने आपको भी शुरू में बताया था वीडियो के शुरू में कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 प्रश्न भी दूंगा स्टॉक और इन्वेंट्री के संबंध में, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके 4 ऑप्शन होंगे। तो वो क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आपको भी दिखाई देंगे। उन क्वेश्चन के आप आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने आज की इस वीडियो से कितना सीखा, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर कोई किसी तरह का डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके, जो मैंने आपको ये 19 पॉइंट की वीडियो पहले बनाई है इनको लेके, या फिर जो मैंने आपको भी ये 2 जो टर्म अभी डिस्कस किए हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, इसको लेके किसी भी तरह का कोई भी अगर आपका डाउट है तो उस डाउट को आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करना चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।